ऑलराइट, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन एंड सर्वेलेंस ऑफ एपिडेमिक्स। ठीक है, उसको डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले डिस्कस करना पड़ेगा कुछ टर्म्स को। ठीक है, सबसे पहला जो टर्म है दैट इज स्पोरेडिक, बल्कि सॉरी स्पोरेडिक बेसिकली क्या होता है कि डिजीज़ जो है वो अकर हो रहा है एट इरेगुलर इंटरवल्स। तो उसको हम कहते हैं स्पोरेडिक। एंडेमिक क्या है कि डिजीज़ अकरिंग एट रेगुलर इंटरवल्स, या फिर डिजीज़ रेगुलरली इन्वॉल्विंग अ पॉपुलेशन। ठीक है, एपिडेमिक क्या है? अनयूजुअल अकरेंस ऑफ डिजीज़ मोर देन इट्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो बिलफर्ज अगर मलेरिया के हर महीने 1000 केसेस होते हैं पाकिस्तान में बिलफर्ज, तो वो एंडेमिक हो गया। लेकिन अगर 1000 से बढ़ के वो 2000 हो गए, 3000 हो गए, तो फिर वो एपिडेमिक कहलाएगा। सही है। बाकी फिर पेंडेमिक क्या होता है कि ऐसा एपिडेमिक जो ग्लोबली फैल रहा हो। सही है, तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करेगा तब वो पेंडेमिक कहलाएगा। सही। अब एपिडेमिक के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कॉमन सोर्स एपिडेमिक, दूसरा होता है प्रोपेगेटेड एपिडेमिक। कॉमन सोर्स एपिडेमिक में ये होता है कि एक सिंगल सोर्स होती है ऑफ द डिजीज़, और वही सिंगल सोर्स बंदों को इल बनाती है या फिर इन्फेक्ट करती है या जो भी। ठीक है, वेलफेयर एक पानी का कुआं है, उसमें उसका जो पानी है वो उसमें कॉलरा है। ठीक है, अब वो जो भी उसमें से पिएगा वो बीमार हो जाएगा, लेकिन पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं होगी इसकी। सही है, तो फिर ये हमारे पास कॉमन सोर्स हो गया, जिसमें एक सिंगल सोर्स है जो डिजीज़ फैला रही है, लेकिन पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं है। ठीक है, और प्रोपेगेटर में क्या होगा कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होगी ऑफ द डिजीज़। तो एक बंदे ने दूसरे को फैलाया, दूसरे ने तीसरे को, ऐसे करके डिजीज़ फैलता जाएगा। ठीक है, अब कॉमन सोर्स में अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर वो दो में डिवाइड होता है। एक होता है सिंगल एक्सपोजर, दूसरा होता है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर या फिर रिपीटेड एक्सपोजर। ठीक है, सिंगल एक्सपोजर में ये होता है कि जो एक्सपोजर है वो ब्रीफ है एंड साइमल्टेनियस है। मतलब ये कि जो बंदे होंगे उनके पास इन्फेक्ट होने का बहुत कम ड्यूरेशन होगी, बिल्कुल एक दिन के लिए ही वो था, क्या नाम है, एक्सपोजर वो था, एक दिन के लिए मौजूद था। कैसे? बिल्फर्स कोई इन्फेक्टेड कोई रेस्टोरेंट है, उसमें जो खाना है बिल्फर्स अगर मीट वगैरह आया है तो बंदे ने इन्फेक्टेड मीट दे दिया। अब वो जब भी बंदा आएगा कोई खाने तो फिर वो बीमार हो जाएगा। राइट, लेकिन वो बस एक दिन के लिए था, नेक्स्ट दिन जो मीट आया वो सही वाला आ गया। ठीक है, अब जब अब कोई आएगा तो फिर ऑब्वियसली उसको सही वाली मीट से तो बीमारी होगी नहीं। तो फिर एक सिंगल एक्सपोजर हो गया कि जिस दिन क्या कहते हैं जिस दिन इन्फेक्टेड मीट था उस दिन उस रेस्टोरेंट में जो भी आएगा तो उसको फूड पॉइजनिंग होगी या फिर टाइफाइड होगा, जो भी होगा। सही, तो ये सिंगल एक्सपोजर हो गया। अब इसमें हमारे पास जो होता है एक चीज़ कॉन्सेप्ट आती है, दैट इज़ दी एपिडेमिक कर्व की।
एपिडेमिक कर्व में क्या होता है कि हमारे पास जो वाई एक्सिस है उसमें केसेस होते हैं एंड एक्स एक्सिस में हमारे पास टाइम होता है, सही है। और फिर हम लोग केसेस को ट्रैक कर रहे होते हैं थ्रू आउट टाइम। तो विन दी सिंगल एक्सपोजर वन हमारे पास हमें क्या मिलेगा कि जो केसेस होंगे वो विद इन 1 इंक्यूबेशन पीरियड होंगे, ठीक है। तो एक्सपोजर यहाँ से शुरू हुआ, ये इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से केसेस राइज होना शुरू हो गए, ठीक है। एंड देन ये पीक हुई केसेस की, एंड देन फिर बंदे सही होना शुरू हो गए, तो फिर केस ख़त्म हो गया, ठीक है। तो उसके फीचर्स क्या हुए, कर्व जो होगा एपिडेमिक कर्व राइजेस एंड फॉल्स रैपिडली, पहली बात ये। सेकंड बात ये कि विद इन 1 इंक्यूबेशन पीरियड होगा, ठीक है। 2 सेकंड इसको मैं इक्वल कर दूँ, हाँ, ठीक है। एंड तीसरी बात ये कि देयर इज़ नो सेकेंडरी वेव या ऐसा कुछ, ठीक है, क्योंकि एक ही पीक होगी क्योंकि सिंगल एक्सपोजर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सिंगल एक्सपोजर में। फिर रिपीटेड एक्सपोजर में क्या है कि एक्सपोजर की ड्यूरेशन जो है वो प्रोलॉन्ग्ड है, इसका जो एपिडेमिक कर्व बनेगा वो कैसे बनेगा, अगेन ये केसेस है, ये टाइम है। इनिशियली तो वैसे ही शुरू होगा, ठीक है, लेकिन इट विल एक्सटेंड बियॉन्ड द रेंज ऑफ 1 इंक्यूबेशन पीरियड, और वो ऐसे इरेगुलर होता जाएगा एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो टेल ऑफ करेगा, सही है। तो इसके मैं फीचर्स अगर लिखूँ तो सबसे पहला इरेगुलर है, बियॉन्ड द रेंज ऑफ 1 इंक्यूबेशन पीरियड, सही है, और शार्प पीक देन टेल्स ग्रेजुअली। तो ये हमारे पास रिपीटेड एक्सपोजर होगा। देन हमारे पास आता है प्रोपेगेटेड। प्रोपेगेटेड में इसमें पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन है, तो फिर इसमें हमारे पास जो डिजीज़ की राइज होगी वो ग्रेजुअल राइज होगी। इन दोनों में हमारे पास शार्प पीक्स आ रही थी ना, लेकिन इसका जब हम देखेंगे ना तो इसमें ग्रेजुअल राइज ऑफ द डिजीज़ होगा, सही है। फिर दूसरा क्या होगा कि ये इवन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। एंड तीसरी बात क्या होगी कि मल्टीपल पीक्स होंगी, ऐसे करके, ठीक है। तो ग्रेजुअल राइज एंड मल्टीपल पीक्स, तो फिर ये हमारे पास प्रोपेगेटेड एपिडेमिक होता है। अब हम लोग आते हैं वीडियो के पॉइंट पे। तो अब लेट्स बिगिन विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे कैसे, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल कि हमें मलेरिया की इन्वेस्टिगेशन करनी है, राइट। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा दैट विल बी कि हमें केसेस को डायग्नोस करना पड़ेगा कि आया कि उनको मलेरिया है भी या नहीं है, राइट। क्योंकि रैंडम पॉपुलेशन में बंदे आएंगे सिम्टम्स के साथ, फिर हाँ एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल यू हैव टू डायग्नोस द केसेस, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप इज़ दी वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस। एंड दैट इज़ डन बाय क्लिनिकल एग्जामिनेशन एज वेल एज लैब्स। तो मैंने क्लिनिकली एग्जामिन किया, हिस्ट्री वगैरह ली, लैब्स वगैरह करवाए, तो फिर मलेरिया उसका डायग्नोसिस बन गई। तो एक केस मेरा ये हो गया कि इसको मलेरिया है, ठीक है। अब ऐसे मल्टीपल केसेस आते रहेंगे, तो अब सिर्फ एक मेरे पास नहीं आएगा, किसी और के पास भी आएंगे, और फिर मल्टीपल लोगों के पास आएंगे, तो सारे ये केसेस जमा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि मैंने देखा कि केसेस की ये तादाद है, अब मैं क्या करूँगा कि मुझे अब कंफर्म करना पड़ेगा कि ये एक एपिडेमिक है भी कि नहीं है। क्योंकि मलेरिया जो है मुझे मालूम है कि बिल्कुल 1000 केसेस जो थे मलेरिया के होते हैं, तो मुझे देखना पड़ेगा कि वेल लास्ट ईयर 1000 थे, तो इस साल भी ये 1000 के अंदर तो नहीं है,
ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि मलेरिया हो तो अब एपिडेमिक है, रेगुलर एंडेमिक भी हो सकता है। तो इसलिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर से मुझे कंपेयर करना पड़ेगा कि केस कितने आ रहे हैं। ठीक है, अब फिर अगर मैंने कंपेयर किया प्रीवियस ईयर से और मुझे पता चल गया कि भाई हाँ, ये केसेस जो हैं वो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा है, ये एक एपिडेमिक है, अब मेरी स्टडी शुरू होगी, एपिडेमियोलॉजी की इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। सबसे पहला जो अब मुझे काम करना है कि मुझे अब उधर से रिकॉर्ड्स चाहिए। रिकॉर्ड्स मतलब कि केस के बारे में, पेशेंट के रिकॉर्ड्स वगैरह, कि पेशेंट कौन कौन से पेशेंट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं विथ मलेरिया, कहाँ कहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें मुझे इनके बारे में चाहिए। फिर मुझे ये अब करना पड़ेगा रिकॉर्ड्स को यूज़ करके ही कि अब मैं डिफ़ाइन करूँगा पॉपुलेशन एट रिस्क कौन सी है। ठीक है, ये मुझे कैसे होगा कि जब मैं पेशेंट की फाइल्स देखूँगा तो मैं उन सब में से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ग्रैब करूँगा और मैं बोलूँगा कि भाई इन इन लोगों में ये केसेस, ये बेसिकली डिज़ीज़ पाया जा रहा है। जैसे मलेरिया जो है, अब मैं बोलूँगा कि उन जगहों पे ज़्यादा पाया जा रहा है जहाँ पे पानी खड़ा हो रहा है, राइट। तो फिर ये बेसिकली मेरी पॉपुलेशन रिस्क आ गई। मैं ये बोलूँगा कि बच्चों में ये ज़्यादा कॉमन हो रहा है, ठीक है, या फिर स्कूल गोइंग एज में ये ज़्यादा कॉमन है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उधर ये ज़्यादा हो रहा है, या फिर जो लोग ऑटोबान में रह रहे हैं उनको मलेरिया केसेस उनमें ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये मेरी पॉपुलेशन है रिस्क आ रही है। ठीक है, अब पॉपुलेशन रिस्क को हम लोग दो चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। एक तो उनके करेक्टरिस्टिक्स, एज आ गया, जेंडर आ गया, एड्रेस आ गया, ठीक है। दूसरा उनके बिहेवियर्स, जो लोग बाहर ज़्यादा जाते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये बिहेवियर्स जो उनका एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा कि उनके एड्रेस को ही देख के मैं इवेल्युएट करूँगा इकोलॉजिकल फैक्टर्स को। अगेन वही पानी खड़ा होने वाली बात कि भाई पानी खड़ा हो रहा है तो मच्छर ज़्यादा होंगे, तो फिर मलेरिया ज़्यादा फैलेगा। तो फिर मैं अब इकोलॉजिकल फैक्टर्स को इवेल्युएट कर रहा हूँ कि भाई इन इन जगहों पे ये पानी खड़ा वगैरह तो नहीं हो रहा, या फिर ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ को देखूंगा, टाइम, प्लेस, इन पर्सन, ठीक है। वही एपिडेमियोलॉजी का जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला था वो मैं देख रहा हूँ। फिर अब मैं फाइनली ये सारी इन्फॉर्मेशन जमा करके मैं अब फॉर्मुलेट करूँगा हाइपोथेसिस को कि भाई ये जो मलेरिया का एपिडेमिक आया है ये आया क्यों है, ठीक है। फिर अब उस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होगी विथ द फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। बिल्फर्स मैंने बोल दिया कि भाई ऑटोबान में कहीं पे पानी खड़ा हुआ है, वहाँ पर मच्छर ज़्यादा जमा हो रहे हैं, इस वजह से ऑटोबान में मलेरिया के केसेस का एपिडेमिक आ गया है। सही है, तो फिर अब क्या करेंगे कि हम जाएंगे उधर, देखेंगे कि आया कि ये सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ये हाइपोथेसिस करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। फिर इसकी बनेगी रिपोर्ट कि भाई हमने इन्वेस्टिगेट भी किया और ये हाइपोथेसिस सही निकली, तो अब इसकी रिपोर्ट बनेगी पूरी। एंड देन फाइनली हम लोग इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, तो वो कंट्रोल मेजर्स हो गए। सही, तो ये 10 स्टेप्स हैं, एक कहानी की तरह रखोगे तो इजी रहेगा, ठीक है। पहले डायग्नोसिस वेरीफाई की, फिर केसेस को जमा किया, तो फिर देखा कि केसेस एंडेमिक से ज़्यादा निकले, फिर रिकॉर्ड्स लेकर आए, पॉपुलेशन रिस्क डिफाइन की, इकोलॉजिकल फैक्टर्स को एवेल्यूएट किया, डेटा एनालिसिस की, हाइपोथेसिस जनरेट की, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की जिसमें हाइपोथेसिस की टेस्टिंग वगैरह की, एंड देन रिपोर्ट बनाई, फिर कंट्रोल मेजर्स किए। सही है, तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक्स ऐसे होती है। फिर हमारे पास आता है सर्वेलेंस। सर्वेलेंस बेसिकली ये है कि हम यूजुअली हर वक्त इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो तब हम क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो तब होती है जब एपिडेमिक हो रहा हो यूजुअली, तो तब हम कर रहे होते हैं सर्वेलेंस। सर्वेलेंस क्या है? इट इज़ एन ऑन गोइंग सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ
डेटा। ठीक है, हम हमेशा डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये एवेल्यूएशन, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस के लिए ज़रूरी होता है। अगर हम लोग हर वक्त डेटा नहीं कलेक्ट कर रहे होंगे तो फिर मसला ये होगा कि अचानक से कोई ऐसा डिजीज़ आएगा जो सब में फैल जाएगा और फिर हमें अंदाज़ा ही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग डेटा ही नहीं कलेक्ट कर रहे हैं। सही है, तो इसलिए सर्वेलेंस नेसेसरी है। तो व्हाट आर दी यूजेस या फिर पर्पसेस ऑफ सर्वेलेंस? सबसे पहला, टू आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, वही बात कि अगर हम लोग डेटा ही नहीं कलेक्ट करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि मलेरिया था, राइट? डेटा कलेक्ट नहीं किया, एक बंदे को बिल्फर से एक फिजिशियन देख रहा है, उसको 10 मलेरिया केसेस मिल गए, वो अब डेटा कलेक्ट नहीं हो रहा तो फिर उसको क्या फ़र्क पड़ता है? उसके लिए तो पैसे मिल रहे हैं उसको, राइट? उसके अलावा फिर हम लोग पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस को स्टिमुलेट करना। सही है, इसका मतलब ये है कि सिंस अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसके बारे में कुछ किया जाए, तो उसको वजूद में लाने के लिए सबसे पहले आपको सर्वेलेंस करनी पड़ेगी। एंड देन थर्ड इज़ की हाइपोथेसिस जनरेशन फॉर एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च। सही है, अब टाइप्स ऑफ सर्वेलेंस में दो टाइप्स ऑफ सर्वेलेंस होती है। एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव सर्वेलेंस में हेल्थ वर्कर जो है एक्टिवली सीक करता है डेटा को। सही है, तो हेल्थ वर्कर खुद जाकर डेटा लेने की कोशिश करता है। ठीक है, पैसिव में क्या होता है? डेटा खुद ही हमारे पास आता है। ये कैसे होगा कि बिलफर्ज अगर मलेरिया के पेशेंट आ रहे हैं तो मैं खुद थोड़ी नहीं जाऊंगा मलेरिया के पेशेंट को देखने के लिए। मलेरिया का पेशेंट मेरे पास आएगा, मैं डायग्नोसिस करूंगा, मैं रिपोर्ट कर दूंगा कि मलेरिया का पेशेंट आया था। सही है, तो ये पैसिव हो गया। लेकिन एक्टिव में क्या होगा कि कोई हेल्थ वर्कर है, वो वैक्सीनेशन रेट्स देखना चाहता है, तो फिर वो घर घर जाएगा कि भाई आपके पास वैक्सीनेटेड कितने लोग हैं, नॉन वैक्सीनेटेड कितने हैं वगैरह। तो ये एक्टिव सर्वेलेंस हो गई, एक्टिवली जाकर डेटा को सीक करना। सही है, अब मेथड्स ऑफ सर्वेलेंस क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे? तो सबसे पहला जो मेथड है, मोस्ट कॉमन, क्वेश्चनियर होता है। अब क्वेश्चनियर कैन बी क्लोज एंडेड भी हो सकता है, ओपन एंडेड भी हो सकता है, मर्जी है। ठीक है, सेकंड इज वर्बल ऑटोप्सी। वर्बल ऑटोप्सी में अगर किसी की डेथ हुई है तो फिर हम लोग जाके पूछते हैं कि भाई कैसे डेथ हुई, क्या हुआ, बीमार से पहले से ही नहीं थे, जो भी है, ये बेसिकली वर्बल ऑटोप्सी में आती है। सही है। एंड थर्ड ऑफ ऑल इज ऑब्जर्वेशन वगैरह, तो ये हमारे पास आ जाएगा सर्वेलेंस में। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड सर्वेलेंस ऑफ एपिडेमिक्स।